हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एंड स्टफ। क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर 4 ग्लोबलाइजेशन चल रहा है और इसका लास्ट पार्ट आज हम करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे वो हम खत्म कर चुके हैं। ये कुछ दो केस स्टडीज हैं जिससे ये जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आने वाले हैं। ठीक है, सो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे केस स्टडीज है स्मॉल प्रोड्यूसर्स की। स्मॉल प्रोड्यूसर्स के पास दो ही चॉइसेस बची हैं, या तो कंपटीशन करो या तो कॉम्पीट करो बड़ी एमएनसीज के साथ, जो फॉरेन की कंपनीज आ रही हैं उनके साथ, और जो इंडिया में भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके साथ, या फिर पेरिश हो जाओ, बर्बाद हो जाओ भाई, फैक्ट्रियां बंद कर दो, बिजनेसेस बंद कर दो। रवि नाम का एक पर्सन है, इसने अपनी फैक्ट्री स्टार्ट की है। और किस तरह से स्टार्ट करी है? रवि टुक अ लोन फ्रॉम बैंक टू स्टार्ट हिज ओन कंपनी प्रोड्यूसिंग कैपेसिटर्स। देखो, कैपेसिटर्स प्रोड्यूस करने की अपनी एक इसने फैक्ट्री लगाई है। और वो फैक्ट्री कैसे स्टार्ट की है? बैंक से लोन लेके स्टार्ट की है। कैपेसिटर क्या होते हैं? वो ऐसे करके सिलेंडर्स टाइप बने होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, जैसे पंखे में भी लगे होते हैं और उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में लगते हैं, स्टेबलाइजिंग का काम करते हैं ये। ठीक है ना, और ये फैक्ट्री इसने तमिलनाडु में लगाई है अपनी फैक्ट्री जाके। कैपेसिटर्स आर यूज्ड इन मैनी इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेस इंक्लूडिंग ट्यूब लाइट्स, टेलीविजन, इन सब चीजों में कैपेसिटर यूज होते हैं। तो और देखो इसके पास क्या है, धीरे धीरे ही 3 सालों के अंदर अंदर इसने अपना काम अच्छे से एक्सपेंड कर लिया, प्रोडक्शन काफी अच्छी हो गई इसकी, और इसके पास 20 वर्कर हो गए। ठीक है ना, छोटी सी फैक्ट्री है, बहुत बड़ी नहीं है। 20 वर्कर है इसके पास जो इसके अंडर काम करते हैं। लेकिन बाद में क्या हुआ? हिज स्ट्रगल टू रन हिज कंपनी स्टार्टेड व्हेन द गवर्नमेंट रिमूव्ड रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट्स ऑफ कैपेसिटर्स एज पर इट्स एग्रीमेंट एट डब्ल्यूटीओ इन 2001। तो 2001 में डब्ल्यूटीओ के अंडर, डब्ल्यूटीओ हमें ऑलरेडी पता, हम पढ़ चुके हैं कि वो रिस्ट्रिक्शंस को हटाने का काम करता है, कि ज्यादा से ज्यादा जो फॉरेन ट्रेड है वो लिबरलाइज होना चाहिए, ये उसका एम है, मेन है ना। तो वो क्या करते हैं? वो गवर्नमेंट्स की रिस्ट्रिक्शंस हटवाते हैं। अब ये रिस्ट्रिक्शन इंडिया ने हटा दी कि ठीक है, अब फॉरेन से हम इंपोर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस जिसमें कैपेसिटर्स भी आते हैं। तो फॉरेन से अगर हम लोग अलाउ कर रहे हैं कैपेसिटर्स, तो उससे क्या होगा? देखो, इसके ये जो रवि है, इसके मेन क्लाइंट कौन है? इसके मेन क्लाइंट है टेलीविजन कंपनीज है। तो टेलीविजन में भी ये यूज होता होगा कैपेसिटर। तो टेलीविजन कंपनीज हैं जो इसके कंपोनेंट इससे खरीदती थी, और वो भी कैपेसिटर खरीदती थी वो बल्क में। ठीक है ना, मतलब एक दो कैपेसिटर नहीं, वो बहुत सारे कैपेसिटर, हजारों का इसको ऑर्डर मिलता था, काफी इसको बेनिफिट भी होता था। लेकिन अब क्या होगा? हाउ एवर कॉम्पिटिशन फ्रॉम द एमएनसी ब्रांड्स फोर्स द इंडियन टेलीविजन कंपनीज टू मूव इनटू असेंबलिंग एक्टिविटीज फॉर एमएनसीज। लेकिन अब क्या होगा? जो इंडिया में पहले टीवीज बनते थे, अब उन्होंने बोला कि फॉरेन से सस्ते में कंपोनेंट्स मिल जाते हैं, तो हमें इंडिया में बनाने की क्या जरूरत है। और अब हम क्या करेंगे? सिर्फ इंडिया में असेंबल किया करेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल टीवी सेट है, तो टीवी के लिए डिस्प्ले चाहिए, अंदर उसमें जो भी पुर्जे लगेंगे, जो भी कंपोनेंट लेंगे, वो बने बनाए इंडिया में मत बनाओ, बने बनाए बाहर से मंगवा लो, चाइना वगैरह से मंगवा लो, और इंडिया में लाके उनको बस आपस में फिट कर दो। इसको बोलते हैं असेंबली। ठीक है ना, असेंबली का काम कर लो, असेंबलिंग का काम कर लो। ये असेंबलिंग की एक्टिविटी ही अब रह गई है। एमएनसीज के ब्रांड्स आ गए हैं, बड़े बड़े टीवी के, सैमसंग वगैरह, पैनासोनिक वगैरह, और जस्ट इंडियन कंपनीज वो असेंबलिंग करके उनको देती हैं। ठीक है ना, अब ये जो कैपेसिटर्स ये फॉरेन से आ रहे हैं वो बहुत सस्ते हैं। देखो ना, उसका प्राइस बिल्कुल आधा प्राइस है जो रवि जैसे लोग चार्ज कर रहे हैं। रवि अगर इंडिया में कैपेसिटर के 10 रुपए चार्ज कर रहा है, तो फॉरेन से बना बनाया पूरा कैपेसिटर 5 रुपए का मिल रहा है। अब बताओ ना, टीवी कंपनीज जो हैं, जो इसके मेन क्लाइंट थे रवि के, वो रवि से खरीदेंगे या बाहर से सस्ती मिल रही है चीज वहां से खरीदेंगे? ऑब्वियसली वो बाहर से खरीदेंगे भाई, आधे रेट में मिल रहा है। इसीलिए जो रवि जैसे लोग हैं इनको बहुत ज्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। अब इनके सामने हमने देखा दो ही ऑप्शंस हैं, या तो ये कंपटीशन करें, फॉरेन की जो कंपनीज आ रही हैं, एमएनसीज हैं, उनके साथ कंपटीशन करें, जो कि ये जो कि ये नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि वो कंपनीज बहुत रिच हैं, उनके पास रिसोर्सेज ज्यादा हैं, वो अफोर्ड कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। तो ये या तो ये कॉम्पीट करें, या फिर भाई बिजनेस छोड़ो, धंधा छोड़ो भाई, और कुछ काम खोजो। तो यही इनको करना पड़ेगा। ठीक है ना। रवि नाउ प्रोड्यूसेस लेस देन हाफ द कैपेसिटर्स देन ही प्रोड्यूस इन द ईयर 2000। अब 2000 में जितने भी ये कैपेसिटर प्रोड्यूस कर रहा था, उससे आधे प्रोड्यूस करता है अब ये। और क्या है? और उसके अलावा देखो ना, जब प्रोडक्शन कम हो गई है, कम काम कम प्रोड्यूस करना पड़ रहा है, पहले ज्यादा प्रोड्यूस करते थे, तो क्या ये ज्यादा लोगों को रख सकता है अपने पास? नहीं रख सकता। तो पहले 20 लोग काम करते थे, अब इसके पास सिर्फ 7 ही लोग वर्कर काम करते हैं, बाकी लोगों को जॉब से निकालना पड़ा। देखो ना, क्योंकि रॉ मटेरियल है, कोई भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो, तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट तो आप एक हद से ज्यादा कम कर नहीं सकते ना। आपने कॉटन लिया है, आपने कुछ और रॉ मटेरियल है आपके पास, है ना, कुछ प्लास्टिक है, कुछ भी है, तो उसकी मिनिमम कॉस्ट कुछ ना कुछ तो होती ही होगी ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई कैपेसिटर फ्री में मिलेगा आपको, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट तो रॉ मटेरियल की देनी पड़ती है। तो फिर रॉ मटेरियल में तो आप पैसे नहीं बचा सकते ना।
तो आप फिर पैसे कहां बचाओगे? फिर आप वर्कर्स में से कॉस्ट कटिंग करोगे, आप वर्कर्स को या तो निकालोगे या उनको कम पे करना स्टार्ट करोगे। तो यही चीजें आजकल चल रही हैं। मैनी ऑफ रवीज फ्रेंड्स इन द सेम बिजनेस इन हैदराबाद एंड चेन्नई हैव क्लोज देयर यूनिट्स। तो भैया रवि के और भी फ्रेंड हैं जिन्होंने जो भी सेम बिजनेसेस में काम करते थे, उन्होंने ये सारे बिजनेसेस अपने बंद कर दिए हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा फेस करना पड़ रहा है और ये compete नहीं कर सकते एमएनसीज के साथ। अब किस किस तरह की इंडस्ट्रीज थी जो पहले इंडिया में ज्यादा बनती थी और उनको कंपटीशन फेस करना पड़ा है फॉरेन से? देखो, बैटरी बनाने वाली कंपनी, कैपेसिटर्स, प्लास्टिक्स, टॉयज। टॉयज का तो हम बेस्ट एग्जांपल देख चुके हैं। चाइनीज टॉयज ने हमारे इंडियन टॉयज का जो पूरा मार्केट था वो बर्बाद कर दिया। टायर्स भी इवन बने बनाए बाहर से आ रहे। डेयरी प्रोडक्ट, vegetable oil are some examples of industries where the small manufacturers have been hit hard due to competition। ये सारी इंडस्ट्रीज है जहां पे जो स्मॉल कॉम्पिटिटर्स थे, स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स थे, वो तो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गए हैं, है ना। जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स, आप सोचोगे कि यार सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में मिल्क कौन सी कंट्री प्रोड्यूस करती है? तो भाई इंडिया करती है। लेकिन फिर भी इंडिया सबसे ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करता है, लेकिन फिर भी हम लोगों को स्टिफ कंपटीशन फेस करना पड़ता है फॉरेन के जो फॉरेन कंपनीज से। फॉरेन कंपनी से हमें कंपटीशन फेस करना पड़ता है। जैसे यूरोप है तो वहां पे बहुत सारी कंट्रीज में जो कैटल है उसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। उसके अलावा न्यूजीलैंड है, तो न्यूजीलैंड एक ऐसी डेवलप्ड कंट्री है जो कि एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। आप सोच के देखोगे, जो कि एग्रीकल्चर बेस्ड है, वहां पे सबसे ज्यादा ये एनिमल हस्बेंड्री ही प्रैक्टिस की जाती है। तो वो बहुत ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करते हैं और फिर उसके तरह तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं। हमारे इंडिया में क्या होता है, हम मिल्क बनाते हैं, मिल्क की दही दूध बेच देते हैं हम लोग, या तो सीधे दूध बेच देते हैं या फिर उसकी दही बना के बेच देते हैं। मैक्सिमम क्या करोगे, आप मक्खन और घी बना लोगे। लेकिन जो फॉरेन कंट्रीज हैं वहां पे क्या करते हैं, वो डेयरी के और भी तरह तरह के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो मिल्क चॉकलेट बना के बेच देंगे, समझ रहे हो। तो इस तरह के जब डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं तो इससे फिर इंडियंस कॉम्पीट नहीं कर पाते। तो ये सारी इंडस्ट्रीज डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं या फिर इनको बहुत ज्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। अब चलो ठीक है, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमें कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। लेकिन कंपटीशन फेस करोगे तो इंडियन कंपनीज अगर कॉम्पीट करना चाहती हैं एमएनसीज के साथ, तो भाई उसमें फिर एक चीज होगी ना, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि रॉ मटेरियल को तो हम ज्यादा उसकी कॉस्ट कट नहीं कर सकते। तो फिर तुम कॉस्ट कटिंग कहां पे करोगे? तुम लेबर को पैसे नहीं पे करोगे अच्छे से, लोगों को जो सैलरी देते हो, लोगों को जो वेजेस देते हो, वो तुम अच्छे से पे नहीं करोगे। और वो तुम अच्छे से जब नहीं पे करोगे तो क्या होगा, अनसर्टेनिटी आ जाएगी इंप्लॉयमेंट में भाई आने वाले टाइम में। और अभी भी हमारे देश में अब जॉब्स की गारंटी नहीं है। मैं क्लियर बता रहा हूं आप लोगों को, कोई जॉब की गारंटी नहीं है। आप जो लोग ये 10th क्लास की ये वीडियो देख रहे हो, जब तक आप लोग कॉलेज पहुंचोगे, कॉलेज पास आउट होगे, तो भैया कोई गारंटी नहीं है आप जॉब्स की, मैं पहले ही बता दूं, ठीक है ना। ग्लोबलाइजेशन एंड द प्रेशर ऑफ कंपटीशन हैव सब्सटेंशियली चेंज द लाइव्स ऑफ वर्कर्स। भाई ग्लोबलाइजेशन और ये जो कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है, इसने भैया वर्कर्स की लाइफ को सबसे ज्यादा अफेक्ट किया है। कैसे किया है? फेस्ड विद ग्रोइंग कंपटीशन, मोस्ट इंप्लॉयर्स दीज डे प्रेफर टू एम्प्लॉय वर्कर्स फ्लेक्सिबली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमने पहले भी बात की थी कि फ्लेक्सिबिलिटी वर्कर्स में, लेबर लॉज में फ्लेक्सिबिलिटी ये एमएनसीज डिमांड करती हैं। क्या मतलब है इसका फ्लेक्सिबिलिटी का? देखो ना, स्पेशली इंडियन कंपनीज भी अब ये डिमांड कर रही हैं। क्यों कर रही हैं? देखो, फॉरेन में कोई एमएनसी आती है यहाँ पे और उनकी पावरफुल वो बहुत ज्यादा है, तो उसके साथ कंपटीशन इंडियन कंपनीज नहीं कर पाती हैं। रॉ मटेरियल मैंने आपको बताया कि वो कुछ ना कुछ तो पे करना ही पड़ता है, उसकी कॉस्ट कटिंग ज्यादा नहीं हो सकती। तो ये क्या करते हैं, ये वर्कर्स की कॉस्ट कटिंग करते हैं। मतलब अब पहले क्या होते थे, वो रेगुलर जॉब्स मिलती थी सब लोगों को। रेगुलर जॉब है मतलब पक्की नौकरी भैया, है ना। हिंदी में हम बोलते हैं ना, भाई इसकी तो पक्की नौकरी लग गई, ठीक है ना। तो पहले लगती थी पक्की नौकरी, अब वही कोई पक्की नौकरी नहीं बची, अब कच्ची नौकरियां होती हैं सारी की सारी। अब फ्लेक्सिबल बेसिस पे आपको हायर किया जाता है, या फिर हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। यहां तक कि जब आप लोग गवर्नमेंट जॉब भी करोगे ना, अगर किसी की गवर्नमेंट जॉब भी लग जाती है, तो कम से कम कुछ 5 सालों तक आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा जाता है, बहुत कम सैलरी पे की जाती है। उसके बाद अगर आप 5 साल तक टिके रहते हो तो उसके बाद आपको फिर रेगुलर जॉब मिलती है और उसके बाद आपकी सैलरीज वगैरह इंक्रीज होना स्टार्ट होती हैं। जैसे पहले 5 साल तक आपको 10,000 ही देंगे या 12,000 रुपए दे देंगे, तो 5 साल तक यही मिलते रहेंगे आपको, 12,000 रुपए पर मंथ मिलते रहेंगे। उसके बाद अगर आप 5 साल तक टिक जाते हो, उसके बाद जाके फिर आपकी सैलरी इंक्रीज होगी, सीधे 30,000 40,000 जो भी मिलेगा आपको, है ना, उसके बाद मिलेगा। अब इस चीज को बोल रहे हैं फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब ये जो कंपनीज डिमांड कर रही है ना, हमें अपने हिसाब से वर्कर्स को रखने का, जब चाहे उनको निकाल सके हम, पूरे पैसे ना दें, कम वेजेस दें, ये सब रखने का राइट होना चाहिए।
और ये गवर्नमेंट से ये चीज डिमांड कर रही है। और हाँ, ऑब्वियसली गवर्नमेंट भी ये चीजें, ये फैसिलिटीज फैक्ट्रीज को प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि हमें इंडस्ट्रियल सेक्टर को, सेकेंडरी सेक्टर को अपनी कंट्री में डेवलप करना है भाई। दिस मीन्स दैट वर्कर्स जॉब्स आर नो लॉन्गर सिक्योर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो वर्कर्स हैं उनकी जॉब सिक्योर नहीं है। बेटर काम करो, नहीं कर सकते तो भैया भागो यहां से, निकलो, जॉब छोड़ो, है ना। और लोग बैठे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है हमारी कंट्री में। तो इसीलिए मैं बोलता हूं बार बार, जब पढ़ाई करते हो तो अच्छे से करो, क्योंकि भाई जॉब्स नहीं मिलेंगी। जो अच्छे से काम करेंगे उन्हीं की जॉब्स रहेंगी आने वाले टाइम में, बाकी लोगों की नहीं रहेंगी। Large MNCs in the garment industry in Europe and America order their products from Indian exporters। ये ऑलरेडी हम लोग एग्जांपल ले चुके हैं, हमने ऊपर जब देखा था अमेरिका में जीन्स कितने की बेच रहे थे, है ना, 6,000-7,000 रुपए की जीन्स बेच रहे थे, और इंडिया में वो 200-300 रुपए में बनवा के ले गए हुए हैं। तो इंडिया के एक्सपोर्टर्स हैं, इंडिया में बहुत सारे लोग हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, जो ये जीन्स वगैरह, ये जो गारमेंट्स वगैरह ये बनाते हैं, 200-300 रुपए में ये पूरा प्रोडक्ट अच्छे से हाई क्वालिटी का बना के दे देते हैं। और यूरोप अमेरिका की जो एमएनसीज है वो इनसे खरीद के ले जाती हैं, और फिर वहां पे यूरोप में, अमेरिका में वो 7,000, 8,000 रुपए की बेचती हैं। तभी तो बोलते हैं कि ब्रांड से सामान मत खरीदा करो ना आप यार, बड़े बड़े ब्रांड से सामान क्यों खरीदते हो यार, आप लोकल मैन्युफैक्चरर्स का सामान खरीदा करो, ठीक है ना। उससे उनको भी अच्छे प्राइसेस मिल जाएंगे। और ये जो फालतू का जो प्रॉफिट, अब देखो ना, 300 रुपए की चीज बनवाई और उसके अलावा उसको बेचा मान लो 6300 रुपए का, है ना। आपने 300 रुपए की चीज ले ली, आपने 300 रुपए की चीज ली और उसको बेचा आपने इतने का, तो भैया 6,000 रुपए तो प्रॉफिट हो गया ना अमेरिकन कंपनीज का। तो यार फालतू के पैसे उनको क्यों पे कर रहे हो। इससे बढ़िया है कि इंडिया का ही जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है उसको खरीद लो। बाहर आप फॉरेन के ब्रांड खरीदते हैं और उससे हम बहुत ज्यादा उनको फालतू के पैसे पे कर देते हैं। These large MNCs with worldwide network look for the cheapest goods in order to maximize their profit। भाई ये सस्ते से सस्ता सामान खरीदना चाहती हैं MNCs, ताकि इनको महंगे से महंगा बेचा जा सके। To get these larger orders, Indian government exporters try hard to cut their own cost। अब भाई इंडिया के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी तो चाहते हैं ना कि फॉरेन कंपनीज उनका सामान खरीदें यार, उनकी तो सेल बढ़नी चाहिए ना। चाहे 300 का बिके, 500 का बिके, है ना, वो आगे चाहे जितने मर्जी का बेचे, लेकिन जो इंडिया के मैन्युफैक्चरर्स हैं वो चाहते हैं ना उनका सामान बिके। तो वो क्या करते हैं, वो भी, क्योंकि एमएनसीज डिमांड करती हैं कि सस्ते से सस्ता हम लोगों को मिलना चाहिए, तो ये लोग बेचारे कॉस्ट कटिंग करते हैं। जो इंडिया के मैन्युफैक्चरर्स हैं, इंडिया की कंपनीज हैं, ये लोग फिर क्या करते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये मटीरियल, रॉ मटीरियल के कॉस्ट को एक हद से ज्यादा कम नहीं कर पाते। तो फिर ये क्या करते हैं, ये लेबर कॉस्ट को कट करने की कोशिश करते हैं। दे एम्प्लॉय वर्कर्स ओनली ऑन अ टेम्पररी बेसिस सो दैट दे डू नॉट हैव टू पे वर्कर्स फॉर द होल ईयर। जब भी कभी ऑर्डर बड़ा उनके पास मिलता है, ज्यादा इंप्लॉइज की जरूरत पड़ती है, वो तभी लोगों को हायर करते हैं। वैसे वो जॉब पे नहीं रखते, मतलब परमानेंट जॉब नहीं रखते। जब काम होगा तब बुला लेंगे काम के लिए, हाँ हाँ आ जाओ भाई काम कर लो। और जब काम नहीं है तो बोलेंगे भैया अब आप घर बैठो, जब काम होगा तब आपको बुला लेंगे। तो अब बताओ, जो वर्कर है क्या उसको सिक्योरिटी है? नहीं है। और जब भी कभी ऑर्डर आएगा उसमें भी वर्कर्स को बहुत बुरी तरह से काम करना पड़ेगा। वर्कर्स ऑल्सो हैव टू पुट इन वेरी लॉन्ग वर्किंग आवर्स। भाई 12 घंटे की ड्यूटी तो आजकल फैक्ट्रीज में आम हो गई है। सुबह 6 बजे जाते हैं, मेरे सामने ही घर के बिल्कुल सामने से बच्चे जाते हैं, सुबह 6 बजे सुबह जाते हैं, वो शाम को 6 बजे घर आते हैं, 12 घंटे की ड्यूटी करते हैं, है ना। और उसके अलावा नाइट शिफ्ट्स भी करनी पड़ती हैं भाई, समटाइम्स रात को भी रुक के वहां पे फैक्ट्रीज में काम करना पड़ता है। और ये रेगुलर बेसिस पे करना पड़ता है, जब भी पीक सीजन होता है, जब भी बड़ा ऑर्डर आया है कोई, उस टाइम ऐसे काम करना पड़ता है। लेकिन काम आप करोगे ज्यादा टाइम के लिए, वर्किंग आवर्स ज्यादा हैं आपके, ज्यादा घंटे तक आपको काम करना पड़ेगा, ओवर टाइम काम करना पड़ेगा, लेकिन जो वेजीज है, जो सैलरी है वो कम है। वेजेस आर लो एंड वर्कर्स आर फोर्स्ड टू वर्क ओवर टाइम टू मेक बोथ एंड्स मीट। भाई वर्कर्स को बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, पैसे फ्री में नहीं मिलते फैक्ट्रीज में। while this competition while this competition among the garments exporter has allowed the MNCs to make large profits, workers are denied their fair share of benefits brought about by globalization। अब ये जो एक्सपोर्टर्स है, इंडिया के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो अपना सामान एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, बड़ी बड़ी एमएनसीज को सेल करना चाहते हैं, ये आपस में कॉम्पीट करते हैं, कॉस्ट कटिंग करते हैं, लेबर्स को कम पे करते हैं, है ना, उनको बेनिफिट्स नहीं प्रोवाइड करते, अच्छे से पक्की जॉब नहीं प्रोवाइड करते, जो भी बेनिफिट्स होते हैं वो नहीं देते हैं। इससे क्या हो रहा है, एमएनसीज तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट अपना बना रही हैं, लार्ज प्रॉफिट्स अपने बना रही हैं, 6,000 7,000 एक एक प्रोडक्ट बना लेती हैं। लेकिन जो वर्कर्स हैं उनके तो फेयर शेयर उनको हम डिनाई कर रहे हैं ना, उनको तो उनका बेनिफिट नहीं दे रहे हैं ना। देखो अगर वर्कर काम नहीं करेंगे तो वो प्रोडक्ट आपका बनेगा क्या जो आप बेचना चाहते हो एमएनसीज को? नहीं बनेगा।
यार मेन बंदा जो काम कर रहा है तुम उसको पैसे पे नहीं कर रहे हो, और कोई एमएनसी आती है तुम्हारा सिर्फ ऑर्डर ले जाती है तुमसे, है ना, तुमसे थोक में ज्यादा सामान खरीद के ले जाती है, और वो फालतू के पैसे बना रही है। 300 रुपए की चीज खरीद के उसको 6,500 7,000 की बेच रही है। देखो 6-7 हजार रुपए का प्रॉफिट, उनका बिल्कुल प्योर प्रॉफिट है उनका, कोई उन्होंने मेहनत नहीं करी उस चीज के लिए। यहां पे एक गारमेंट वर्कर का एग्जांपल है भाई, इसको ध्यान से सुनना, आने वाले टाइम में हम लोगों की लाइफ होने वाली है ऐसी। 35-year-old सुशीला has spent many years as a worker in garment export factory in Delhi। एक 35 साल की औरत है सुशीला, इसने गारमेंट फैक्ट्री में, एक्सपोर्ट फैक्ट्री है ये दिल्ली में, इसने कई साल वहां पे काम किया, और ये एक परमानेंट वर्कर की तरह इंप्लॉयड थी। परमानेंट वर्कर जो होते हैं, जिनको कंपनी का इंप्लॉय बोलते हैं, उनको क्या क्या मिलता है देखो, उनको हेल्थ इंश्योरेंस का बेनिफिट मिलता है, उसके अलावा पीएफ का बेनिफिट मिलता है, प्रोविडेंट फंड उनका कटता है, ओवर टाइम करते हैं वो लोग, और ओवर टाइम जब करते हैं तो डबल रेट मिलता है उनको। मान लो कि 1 घंटे के उन्हें नॉर्मली पैसे मिलते हैं 100 रुपए, लेकिन जब ओवर टाइम करेंगे वो तो 1 घंटे के 200 रुपए मिलेंगे उन्हें, ठीक है ना, तो डबल रेट मिलता है ओवर टाइम का, जब वो फैक्ट्री में काम करती थी। लेकिन ये 1990s के बीच में क्या हुआ, जो भी हुआ कंपटीशन चला एमएनसीज के साथ, ये इनकी फैक्ट्री बंद हो गई जहां पे ये एज अ परमानेंट वर्कर काम करती थी। अब क्या हुआ, बाद में फिर इसने जॉब ढूंढी, बहुत जॉब ढूंढी, 6 महीने तक इसने जॉब ढूंढी, कहीं काम नहीं मिला। फाइनली जब उसे 6 महीने बाद जॉब मिली, तो अपने घर से 30 किलोमीटर दूर उसको जॉब मिली, ठीक है ना, 30 किलोमीटर दूर वो रोज ट्रैवल करके जाती है, वापस ट्रैवल करके आती है। अब यहां पे क्या है, अब ये यहां पे एक परमानेंट वर्कर की तरह नहीं है। इवन आफ्टर वर्किंग इन दिस फैक्ट्री फॉर सेवरल ईयर्स, कई साल तक इसने इस फैक्ट्री में काम किया, लेकिन अभी तक वो एक टेम्पररी वर्कर ही है, और बहुत कम पैसे अर्न करती है, अर्न्स लेस देन हाफ ऑफ व्हाट शी वाज अर्निंग अर्लियर। जितने पैसे वो पहले कमा रही थी एक परमानेंट वर्कर की तरह, उससे भी आधे पैसे मिल रहे हैं, ठीक है ना, और इसको वो सारे बेनिफिट नहीं मिल रहे हैं जो एक परमानेंट वर्कर को मिलते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस अब इसको नहीं मिल रहा है, मान लो कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो इसको हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, है ना, प्रोविडेंट फंड इसको नहीं मिलता, जो एक सेविंग स्कीम होती है वो सब नहीं मिलता, इसको ओवर टाइम करना पड़ता है लेकिन ज्यादा पैसे नहीं मिलते, कोई डबल रेट नहीं मिलता ओवर टाइम के, कोई एक्स्ट्रा पैसे, खास पैसे नहीं मिलते हैं। सुबह 7:30 बजे घर से निकल जाती है और रात को 10 बजे घर पे आती है, तो आप सोच के देखो कि कितने घंटे ये काम कर रही है। अ डे ऑफ फ्रॉम वर्क मीन्स नो वेज, भाई किसी दिन छुट्टी हो गई तो पैसे नहीं मिलेंगे उसके, ठीक है ना, उसके साथ साथ पैसे कटेंगे। लेकिन जब आप परमानेंट एम्प्लॉय होते हैं तो आपको कुछ लीव्स मिलती हैं जो फ्री मिलती हैं। सो आप देख रहे हो कि जो भी बेनिफिट्स पहले उसको फैक्ट्रीज में मिलते थे वो अब उसको नहीं मिल रहे हैं। तो ये कहानी सिर्फ सुशीला की नहीं है, ये कहानी मोस्टली लोगों की है जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं आजकल, और आने वाले टाइम में तो शायद हम सबकी यही कहानी हो सकती है, ठीक है। सो यहीं पे आपका ये चैप्टर फिनिश होता है, चैप्टर 4 ग्लोबलाइजेशन, और अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और नए नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।